हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैकेनिक्स। एक्चुअली मैकेनिक्स एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है जिसको 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड करते हैं हम। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सेकंड है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, और थर्ड है फ्लूइड मैकेनिक्स। ये वीडियो सभी देख सकते हैं जिसको बेसिक्स कुछ भी नहीं पता, उसके लिए भी बिल्कुल बहुत अच्छे से करवाया जाएगा। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा ये मैकेनिक्स चीज़ क्या है। तो मैकेनिक्स साइंस की वो ब्रांच है जो किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्सेस और उन फोर्सेस के इफ़ेक्ट को स्टडी करता है। तो हम अगर डेफिनेशन देखें तो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड देयर इफेक्ट्स इज नोन एज मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स को 3 कंपोनेंट्स में या 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जनरली हम 12th में फिज़िक्स पढ़ते थे, लगभग कुछ वैसी ही है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या होता है, रिजिड बॉडी के ऊपर फोर्सेस को और उसके फोर्सेस के इफ़ेक्ट को स्टडी करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिफॉर्मेबल बॉडी और उसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस और उसके इफ़ेक्ट को स्टडी करते हैं। और फ्लूइड मैकेनिक्स से तो आपको नाम से ही पता लग रहा है, यानी फ्लूइड और उसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस और इफ़ेक्ट को स्टडी करते हैं। ठीक है। अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम पढ़ते थे जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब आता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमारा स्ट्रेस, स्ट्रेन, डिफॉर्मेशन, ये सब आता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। और फ्लूइड मैकेनिक्स में विस्कोसिटी और अदर फ्लूइड फोर्सेस। अभी जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ वो बेसिकली सोम यानी हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेटेड होगी, जो कि सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहता है। मैं ट्राई करूँगी आपको बिल्कुल बेसिक से बताने की कि आप सब लोगों को अच्छे से समझ आए। तो सबसे पहले इसकी लगभग मैं 10 वीडियो में आपको ये कंप्लीट सब्जेक्ट बिल्कुल टिप्स पे करवाने की ट्राई करूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज पहली वीडियो रहेगी तो थोड़ी सी छोटी रहेगी। हम रेगुलर ये 10 दिनों तक लगातार वीडियो बनाएंगे और 10 दिनों में आपका ये सब्जेक्ट बिल्कुल टिप्स पर हो जाएगा। आप चाहे पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हैं, चाहे बीटेक स्टूडेंट हैं, या चाहे सिविल इंजीनियरिंग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक डेफिनेशन से। तो फर्स्ट आती है इसी में स्टिफनेस। स्टिफनेस क्या होता है कि कोई भी बॉडी डिफॉर्मेशन को कितना रेजिस्ट कर सकती है उसे कहते हैं स्टिफनेस, यानी रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्टिफनेस। जितनी ज़्यादा स्टिफनेस होगी उतनी कम डिफॉर्मेशन होगी। के को स्टिफनेस को रिप्रेजेंट करते हैं के से, और डेल्टा रिप्रेजेंट करता है डिफॉर्मेशन को। यानी जितनी बॉडी में स्टिफनेस ज़्यादा होगी उतनी डिफॉर्मेशन कम होगी।
एक बॉडी को हम स्टिफ कहेंगे अगर वो डिफॉर्मेशन को ज़्यादा रेजिस्ट कर सकती है तो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी कि कोई भी बॉडी अगर उस पर फोर्स लगे और फोर्स हटाने के बाद वापस अपनी शेप और साइज गेन कर ले तो उस बॉडी को कहेंगे इलास्टिक बॉडी। और ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को कहेंगे इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मटेरियल रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। कि कोई बॉडी पर लोड लग रहा है, जैसे ही उस लोड को लग रहा था तो बॉडी ऐसी हो गई, लेकिन लोड को रिमूव करते ही वापस अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ गई। नेक्स्ट है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी बिल्कुल इलास्टिसिटी का ऑपोजिट, कि अगर कोई बॉडी पे फोर्स लगे या लोड लगे तो उसकी वजह से वो परमानेंट डिफॉर्म कर जाए। नेक्स्ट आती है डक्टिलिटी। वो प्रॉपर्टी मटेरियल की जो उसको वायर्स में डिफॉर्म करने को अलाउ करती है। मतलब अगर किसी भी मटेरियल को हम कैसे भी डिफॉर्म करके अगर उसको वायर की शेप में ले आए तो उस बॉडी को कहेंगे कि भाई इसमें डक्टिलिटी है। द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू अलाउ दिस लार्ज डिफॉर्मेशन और लार्ज एक्सटेंशन विदाउट फेलियर इज टर्म्ड एज डक्टिलिटी। यानी किसी बॉडी पे टेंसाइल फोर्स लगाई हमने और ये लॉन्ग वायर की फॉर्म में आ गया तो कहेंगे इस बॉडी में डक्टिलिटी है। डक्टिलिटी का बिल्कुल ऑपोजिट होता है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या होती है कि एक बॉडी अगर थोड़ी सी भी हम फोर्स लगाएं तो वो एकदम से फेल कर जाएगा। तो जो मटेरियल लार्ज डिफॉर्मेशन सहन कर सके वो डक्टाइल मटेरियल, और जो थोड़ी डिफॉर्मेशन भी ना सहन कर सके वो ब्रिटल। जैसे कि ब्रिटल मटेरियल का एग्जांपल आप दे देंगे, चॉक दे देंगे, ठीक है। जैसे चॉक क्या होता है, एकदम से टूट जाता है, या वुड होता है वो एकदम से टूट जाता है, ग्लास होता है वो एकदम से टूट जाता है, तो ये ब्रिटल मटेरियल है। नेक्स्ट आता है यही सेम डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल जिनके अंदर डक्टिलिटी होती है और ब्रिटल मटेरियल जिनके अंदर डक्टिलिटी नहीं होती यानी ब्रिटलनेस होती है, उन्हें ब्रिटल मटेरियल कहेंगे। ब्रिटल मटेरियल के एग्जांपल कहें तो ग्लास एंड वुड, और डक्टाइल मटेरियल का आपको सबको पता ही है, माइल्ड स्टील। अच्छा, नेक्स्ट इसमें एक चीज आती है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, कि हम डिजाइन करते हैं तब हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो डक्टाइल मटेरियल के लिए होता है यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, और ब्रिटल मटेरियल के लिए होता है अल्टीमेट स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस। इसके बारे में डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल के लिए आप सिर्फ फॉर्मूला लर्न कीजिए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी डक्टाइल मटेरियल के लिए तो यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, और ब्रिटल मटेरियल के लिए अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। अगर याद ना रहे तो इतना याद रखना, ब्रिटल जो होता है वो अल्टीमेटली टूट जाता है स्ट्रेस लगाने पर, और डक्टाइल जो होता है वो यील्ड करता है, तो यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। नेक्स्ट आती है टफनेस और हार्डनेस। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि टफनेस क्या होती है और हार्डनेस क्या होती है। देखो, एक बॉडी के ऊपर एकदम से सडन लोड लगा या इम्पैक्ट लगा, उसको रेजिस्ट करने को तो कहते हैं टफनेस, और हार्डनेस कहते हैं एब्रेशन के रेजिस्टेंस को। जैसे हम इसको खरोंच रहे हैं, अब्रेड कर रहे हैं, तो उस रेजिस्टेंस को तो कहते हैं हार्डनेस। और एकदम से सडन लोड लगा तो उस लोड के रेजिस्टेंस को कहेंगे टफनेस। कि एक बॉडी अगर इम्पैक्ट लोड को बियर करती है तो वो टफ है, और एब्रेशन लोड को बियर करती है तो हार्ड है। नेक्स्ट आती है मेलिएबिलिटी।
बिल्कुल डक्टिलिटी की तरह ही, जैसे डक्टिलिटी में वायर्स में हम किसी को डिफॉर्म कर सकते थे, मैलिएबिलिटी के अंदर शीट्स के अंदर डिफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कोई मटेरियल डक्टाइल है तो वो मैलिएबल होगा ही होगा। जैसे कि लेड होता है, वो मैलिएबल होता है पर डक्टाइल नहीं होता। उससे हम शीट्स तो बना सकते हैं, लेकिन उससे हम वायर की फॉर्म में डिफॉर्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है क्रीप। अब देखिए, अभी तक हमने पढ़ा था कि कोई बॉडी के ऊपर हमने फोर्स लगाई, जैसे कि मैं इस पे कंप्रेशन लगा रही हूं तो ये डिफॉर्म कर गया। अब ये लोड पी लोड था। अब ये पी लोड मैंने रिमूव नहीं किया और ये टाइम के साथ साथ इसने कुछ और डिफॉर्मेशन दे दी। पहले L प्लस डेल्टा थी, अब L प्लस डेल्टा प्लस कुछ और बढ़ गया। तो ये जो सस्टेन्ड लोडिंग की वजह से जो इसकी लेंथ में गेन आया है या जो लेंथ में डिफॉर्मेशन आई है, इसे कहते हैं क्रीप। यानी सस्टेन्ड लोडिंग के अंदर और टाइम के साथ साथ जो डिफॉर्मेशन आती है उसे कहते हैं क्रीप। ठीक है। नेक्स्ट आती है फटीग। फटीग होती है स्ट्रेंथ का रिड्यूस होना अंडर रिपीटेड लोड। मतलब जैसे कोई बॉडी है, उस पे अभी हमने टेंसाइल लोड लगा दिया, उसके बाद इसके ऊपर कंप्रेसिव लोड लगा दिया, फिर वापस से टेंसाइल लगा दिया, फिर से कंप्रेसिव लगा दिया, और ये साइकिल बार बार चलता रहा तो ये फेल कर जाएगी या इसके अंदर फ्रैक्चर आ जाएगा फटीग के कारण। ठीक है, तो रिडक्शन इन स्ट्रेंथ ड्यू टू रिपीटेड लोड इज फटीग। नेक्स्ट आता है रिजाइलेंस। रिजाइलेंस क्या होता है कि कोई भी मटेरियल, अगर मान लो ये कोई बॉडी है, उसको हमने टेंसाइल फोर्स लगाई और इसने कुछ डिफॉर्मेशन शो की। इस डिफॉर्मेशन के साथ इसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। उस एनर्जी को कहते हैं रिजाइलेंस। पर एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये एनर्जी सिर्फ इलास्टिक बॉडीज की, जैसे कि हम रबर बैंड है, उसको खींच के छोड़ दिया, खींचा उसको, फिर उसको छोड़ दिया तो वापस आएगा, लेकिन वो वापस आएगा तो कुछ हिट करेगा, क्योंकि उसके अंदर वो रिजाइलेंस है, वो एनर्जी है। ये भी जब वापस आएगा तो इस बॉडी पे कुछ फोर्स लगाएगा, वापस अपनी शेप में आ गया, लेकिन कुछ फोर्स इसने अंदर इंड्यूस की, उसे कहते हैं रिजाइलेंस। नेक्स्ट आता है इलास्टिसिटी और इलास्टिक लिमिट। इलास्टिसिटी हमने पहले भी पढ़ा था कि कोई बॉडी अगर किसी पर फोर्स लगाएं और वापस वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए तो उसे कहते हैं इलास्टिक बॉडी। और इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी जिसके वर्चू से वो वापस अपनी शेप गेन कर लेती है, उसे कहते हैं इलास्टिसिटी। और इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस की वो वैल्यू जहां तक बॉडी वापस अपनी शेप में आ सके। यानी उस स्ट्रेस से अगर हमने ज़्यादा स्ट्रेस लगा दी तो वो बॉडी वापस अपनी शेप में नहीं आ पाएगी और परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट आता है स्केलर, वेक्टर और टेंसर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, जैसे डिस्टेंस, स्पीड। और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिनके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। और टेंसर क्वांटिटी
टेंसर क्वांटिटी वो होती हैं जिनके अंदर मैग्नीट्यूड तो होता है पर डायरेक्शन मोर देन वन होती है। ठीक है, जैसे स्ट्रेस, स्ट्रेन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अभी एक बार पूरे लेक्चर को सम अप करते हैं। चाहे आप पूरा वीडियो स्किप कर देना, पर लास्ट में सम अप वाला सेक्शन मत देखना भूलना। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड करते हैं। मैकेनिक्स को 3 सब्जेक्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सेकंड है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स और थर्ड है फ्लूइड मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं रिजिड बॉडी और उसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस और उसके इफेक्ट को, जिसमें हम जनरली पढ़ते थे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम पढ़ते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी और उसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस और उनके इफेक्ट को। इसमें जनरली हम पढ़ते हैं स्ट्रेस, स्ट्रेन। और फ्लूइड मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं फ्लूइड्स और उसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस और इफेक्ट को। यानी मैकेनिक्स साइंस की वो ब्रांच है जो बॉडी और उसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस और इफेक्ट को पढ़े। तो अगर वो बॉडी रिजिड है तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, अगर वो बॉडी डिफॉर्मेबल है तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, और अगर वो बॉडी फ्लूइड है तो फ्लूइड मैकेनिक्स। अब हम पढ़ रहे थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, तो स्टार्ट किया था हमने बेसिक डेफिनेशन से। ठीक है, बेसिक डेफिनेशंस में हमने फर्स्ट पढ़ी थी स्टिफनेस, जिसमें रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन कहलाती है स्टिफनेस। जैसे कोई बॉडी है, अगर मैं इसको टेंसाइल फोर्स लगाऊं T, और ये डिफॉर्म होने को जितना रेजिस्ट कर सकती है उसे कहते हैं स्टिफनेस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं K से, और जितनी ज़्यादा स्टिफनेस होगी उतनी कम डिफॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट सेकंड हमने पढ़ी थी इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी बिल्कुल ऑपोजिट हैं। इलास्टिसिटी तो होता है एक मटेरियल के ऊपर, किसी के ऊपर फोर्स लगाई, वो डिफॉर्म हो गया, लेकिन जैसे ही हमने फोर्स या लोड हटा दिया वापस अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ गया। तो द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड इज नोन एज इलास्टिसिटी। और प्लास्टिसिटी बिल्कुल इसका ऑपोजिट। अगर हमने फोर्स लगाई और बॉडी डिफॉर्म हो गई, पर हमने फोर्स हटा दी, फिर भी वो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आई, परमानेंट डिफॉर्मेशन गेन कर ली, तो उसे कहते हैं प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था डक्टिलिटी। अगर किसी बॉडी को हम वायर में ड्रॉ कर सकें तो उसे कहते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का बिल्कुल ऑपोजिट ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या होता है? अगर कोई बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाएं तो वो डिफॉर्मेशन शो करने के बजाय एकदम से फ्रैक्चर कर जाए या फेल कर जाए, तो उसे कहते हैं ब्रिटलनेस। जनरली जो बॉडीज टेंशन में वीक होती हैं वो ब्रिटल बॉडीज होती हैं। थर्ड हमने पढ़ी थी मैलिएबिलिटी। अगर किसी बॉडी को हम शीट्स में ड्रॉ कर सकें तो उसे कहते हैं मैलिएबिलिटी। अब डक्टाइल मटेरियल्स के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी, डक्टाइल क्या करेंगे? यील्ड करेंगे, तो यानी यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। और ब्रिटल मटेरियल क्या करेंगे? अल्टीमेटली फेल कर जाएंगे, तो इनके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी अल्टीमेट स्ट्रेस
अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। नेक्स्ट हमने पढ़ा था टफनेस और हार्डनेस में डिफरेंस। देखिए, अगर कोई बॉडी इम्पैक्ट को बियर कर सकती है या सडन लोड को बियर कर सकती है तो बॉडी टफ है, और अगर कोई बॉडी एब्रेशन को बियर कर सकती है तो उसे कहते हैं हार्ड है। तो यानी हार्डनेस होता है रेजिस्टेंस टू एब्रेशन और टफनेस होता है रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट लोड या सडन लोड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी क्रीप। अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई लोड लग रहा है जिसकी वजह से वो डिफॉर्म हो गई और इस लोड को हम रिमूव ना करें, ये सस्टेन्ड रहे, तो विद पासेज ऑफ टाइम ये बॉडी कुछ और डिफॉर्मेशन शो करेगी। उस डिफॉर्मेशन को कहते हैं क्रीप। यानी क्रीप इज सस्टेन्ड लोडिंग, क्रीप इज deformation due to sustained dead load with the passage of time. नेक्स्ट पढ़ा था हमने फटीग। अगर किसी बॉडी पर रिपीटेड लोडिंग लगे तो उसकी स्ट्रेंथ में जो रिडक्शन आता है उसे कहते हैं फटीग। नेक्स्ट पढ़ी थी रिजाइलेंस। रिजाइलेंस क्या होता है? इलास्टिक मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से डिफॉर्मेशन के दौरान ये कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले। उसे कहते हैं रिजाइलेंस। या डेफिनेशन की बात करें तो प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मटेरियल कैन एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन डिफॉर्म इलास्टिकली। अगर किसी बॉडी को इलास्टिकली डिफॉर्म करे और जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेता है उसे कहते हैं रिजाइलेंस। नेक्स्ट आती है इलास्टिसिटी और इलास्टिक लिमिट। इलास्टिसिटी हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से एक बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल शेप गेन कर ले आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। और इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट होती है स्ट्रेस की वो मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम स्ट्रेस जिसके ऊपर बॉडी वापस अपनी शेप गेन कर ले अगर लोड को हम रिमूव कर दें तो। अगर उससे ज़्यादा स्ट्रेस लगा दिया तो बॉडी कभी अपनी वापस शेप गेन नहीं कर पाएगी और परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट आती है, हमने बॉडीज़ के टाइप पढ़े थे या क्वांटिटीज़ के टाइप पढ़े थे, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। स्केलर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। और टेंसर में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, पर डायरेक्शन मोर देन वन होती है। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। उम्मीद करती हूँ एक बार और देखिए, 2 बार देखेंगे तो आपको पक्का ये लर्न हो जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ। एंड लेट्स मेक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इजी विद मी। थैंक यू वेरी मच।